बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरहले के बाद पैदा होने वाली सियासी कशीदगी, धांधली के इल्ज़ामात, मुख्तलिफ सियासी जमातों के मौक़िफ़ और इस तमाम सूरत हाल के मुमकिन असरात पर। आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद सियासी माहौल इंतहाई गर्म हो चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीरपुर और कोटली के इंतखाबात पर संगीन सवालात उठाते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया और रियासत को यह फैसला करना होगा कि कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या किसी एक सियासी जमात के मफादात। बिलावल भुट्टो का कहना है कि अगर इंतखाबात शफाफ ना हो और अवाम के वोट का एहतराम ना किया जाए तो इससे ना सिर्फ जमहूरी निज़ाम बल्कि कश्मीर कॉज को भी नुकसान पहुँच सकता है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इंतखाबी नताइज को अवाम का फैसला करार दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने तरक्की, कारकर्दगी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है, जबकि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को मशवरा दिया कि वो आज़ाद कश्मीर के बजाय सिंध की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। इसी दौरान साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने भी इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात दोहराए, जबकि सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने नताइज में ताख़ीर को शकूक व शुबात का सबब करार दिया। दूसरी जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने वाज़ेह किया है कि इंतखाबी अमल आज़ादाना, शफाफ और पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुआ और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमन अमान बरकरार रखने में मौसर किरदार अदा किया है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मीरपुर डिवीजन में मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह बरतरी हासिल की है, जबकि पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर रही। ताहम नताइज के बाद सियासी बयानात, इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात ने इंतखाबी अमल को नई बहस का मौजू बना दिया है। तो आखिर हकीकत क्या है? क्या वाकई इंतखाबात शफाफ थे या अपोजिशन के धांधली के इल्ज़ामात में वजन है? रियासत, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों के मुख्तलिफ मौक़िफ़ क्या हैं और इन तमाम मामलात के आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? इसी तमाम तर सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और उसके साथ साथ डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने मुझे ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बहुत शुक्रिया दोनों के ज्वाइन करने का। भट्टी साहब, सबसे पहले तो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर के और तकरीबन 9 सीटें जो है वो आप लोगों की अभी तक आगे आ रही हैं, 4 पीपल्स पार्टी की आगे आ रही हैं। सर, हालात वही हैं जो एक्सपेक्टेड थे, धांधली का शोर भी हम सुन रहे हैं और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने इससे कबल भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया आप लोगों को और आज भी उन्होंने काफ़ी सवालात उठाए हैं। जो मैं आपसे उनकी स्टेटमेंट के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि रियासत फैसला करे कि कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज़्यादा अहम है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सर? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि कौमी मफाद अहम है और इंशाल्लाह कौमी मफाद में ही इलेक्शन हुए हैं। और जिसको देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने इन इलेक्शंस को की शफाफियत की तस्दीक की है। आप देखें, पीटीआई ने बाइकाट किया, लेकिन वहाँ का जो टर्नओवर है वो देखें। उसके बाद दोनों सियासी जमातों, बल्कि सब सियासी जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया, भरपूर मुहिम चलाई। बिलावल साहब भी गए, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी गए, मरीम साहब भी गई, सिंध के वज़रा भी गए। सब ने अपने अपने वहाँ पे अपने इंतखाबी मुहिम को बड़े एहसन तरीके से चलाया। अब क्योंकि फैसला कश्मीर के अवाम का वोट का है, वो जिसको वोट दें। और देखें, वहाँ पे इलेक्शन जो है वो एजेंसियों ने, यानी कि आपके जो लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस, तो ये तो देखें, वहाँ पे आपको पता है गिलगित में अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुए थे तो हमारे इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की तरफ से वहाँ पे धांधली के इल्जाम लगाए गए। जब उनकी हुकूमत बन गई तो वो चुप कर गए। अब देखना अवाम का फैसला है, अगर वो है तो हमने तस्लीम किया है। गिलगित बल्तिस्तान में हमने उस फैसले को तस्लीम किया और उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और वजीर आजम साहब ने कि आप हुकूमत बनाएं, आपकी अक्सरियत है। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को ये जो अक्सरियत अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के को दिया, जिस तरीके से हमने ये कैंपेन चलाई वहाँ गिलगित में मुझे वहाँ पे पिछली दफा गिलगित के इलेक्शन के बाद बहुत सारे मीडिया ने ये पूछा कि वहाँ पे भाई क्यों हार गए अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो यकीन जाने, मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि वहाँ हमारी जो इंतखाबी मुहिम है या उसकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी या हमने इंतखाबी मुहिम उस अंदाज से नहीं चलाई। इसका पार्टी में मियाँ नवाज शरीफ साहब को और पार्टी के लीडरशिप को ये बिल्कुल
اس کا ادراک تھا کہ اب جو کمپین ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چلانی ہے اور اس عوام میں جانا ہے، جلسے کرنے ہیں، ڈور ٹو ڈور جانا ہے. تو ہماری پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑی اچھی کمپین چلائی اور پھر لوگوں نے ریلائز کیا اور ہمیں ووٹ دیا. تو میرے خیال میں اس مینڈیٹ کو ان کو تسلیم کرنا چاہیے. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، مرزا اختیار بیگ صاحب بھی ساتھ ہی موجود ہیں. مرزا صاحب، یہ آپ لوگ تو بڑے الزامات لگا رہے ہیں دھاندلی کے مسلم لیگ نون پر، لیکن ابھی تک جو سر رزلٹ سامنے آ رہے ہیں 9 سیٹیں نون لیگ کی ہیں، 4 سیٹیں پیپلز پارٹی کو مل گئی ہیں. مریم نواز صاحبہ گفتگو کر رہی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جب جی بی کے الیکشنز ہوئے تھے ہم نے بڑے کھلے دل سے آپ کی کامیابی کو تسلیم کیا، اب آپ بھی کریں. یہ ریاست کا فیصلہ نہیں، یہ عوام کا فیصلہ ہے جو انہوں نے نون لیگ کے حق میں دیا ہے. سر کیسے رسپونڈ کریں گے؟ جی دیکھیں، پہلی چیز تو یہ گلگت بلتستان میں بھی آخری وقت میں 3 ہماری نیشنل کی جو سیٹیں ہیں وہ ری کاؤنٹنگ میں ڈال دی گئی تھی. پھر ہمیں پتا تھا کہ ری کاؤنٹنگ کے بعد اب اس کا کیا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا. پھر بلاول صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی کی جب میٹنگ کی تو بتایا، تو ہم نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور اسی دن بجٹ کا اعلان ہونا تھا. تو اسحاق ڈار صاحب گئے اور انہوں نے بلاول صاحب کو ایشورنس دی کہ نہیں جی، آپ جو خبریں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور پھر ہم حکومت بنا سکے. تو یہ نہیں آپ کہیے کہ وہاں ہر چیز گڈی گڈی تھی، وہاں پہ بھی ایشوز آخری منٹ پہ آئے تھے، لیکن وہ بلاول صاحب کا ایک اسٹرانگ سٹانس لے کے اس کو ہم نے ہینڈل کیا. یہاں پہ تو جو چیزیں ہم دے رہے ہیں وہ ثبوت کے ساتھ ہیں، اور ہمارا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم الائز ہیں، اتحادی پارٹنر ہیں، ہمیں وہ ڈیو ریسپیکٹ مقام دے. آپ اس میں 20 بسیں ہرے رنگ کی اور بینر گرین بسز جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں اگر گھومیں گی 2 دن پہلے، اور وزراء آ کے الیکشن کمپین چلائیں گے. اور پھر ہمارا کوٹلی میں آدمی شہید کیے گیا برقرار جو قیرہ صاحب ہیں اور راجہ پرویز اشرف، انہوں نے کئی جگہ پرچے کٹوائے ہیں. 2 بیلٹ باکسز جو ہیں وہ گھر لے کے چلا گیا تھا، پریزائڈنگ آفیسر ہے وہاں سے دستیاب کیے گئے. یہ سب چیزیں کوئی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ ہوئی ہے. اور الیکشن کمیشن یہ پیش کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے کام ہے کہ تحقیق کر کے بتلائے کہ کیا اس کا کورس آف ایکشن ہے. لیکن مرزا صاحب، جی بی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس ٹائم پہ نون لیگ نے تو آپ کو گڈ جیسٹر شو کرایا تھا نا، وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پر آپ کو مبارکباد دی، آپ کا جتنا مینڈیٹ تھا اس کو تسلیم کیا گیا ہے. تو سر آپ بھی گڈ جیسٹر شو کر دیں، اگر نون لیگ کو عوام نے ووٹ دے دیا ہے، ان کے حق میں آ گیا ہے. آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ ابھی 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن اور 12 مہاجرین حلقوں کا الیکشن ہے. 10 اگست کو پونچھ ڈویژن کا 3 حلقوں کا الیکشن ہے. ابھی اس کے پورے رزلٹ آئے نہیں، تو آپ اتنی جلدی ریپ اپ نہ کریں بات کو. یہ تو ابھی الیکشن از ان پروسیس، یہ تو پروگریس میں ہے، ابھی یہ پروسیس میں ہے. بھٹی صاحب، اتنی سیکیورٹی کے بعد بھی بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ 30 پولنگ اسٹیشنز پر جو ہیں وہ حملے کیسے ہو گئے؟ چلے 1-2 پر ہوتے تو پھر بھی مان لیتے. اور جو پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مرحلہ وار ڈیسیژن تھا کہ مرحلہ وار الیکشنز ہوں گے، یہ اسی لیے تھا کہ دھاندلی ہو سکے. سر دیکھیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کشمیر کے جو حالات تھے وہ ایک لا اینڈ آرڈر فورسز کا اور الیکشن کمیشن کا یہ ڈیسیژن تھا کہ کیونکہ ایٹ اے ٹائم کشمیر میں الیکشن اگر ہوئے تو وہ اتنی مسائل پیدا ہوں گے، تو انہوں نے اس کو مرحلہ وار کیا. اس لیے میرے خیال میں یہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ کوئی اس کا کوئی خدا نخواستہ دھاندلی کے لیے مرحلہ وار الیکشن کروائے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل ہی جو الزام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. قسم وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے یا دھاندلی کیا گیا ہے. اگر کوئی دھاندلی، باقی یہ اکا دکا جو واقعات ہیں نا جی پولنگ اسٹیشنز پہ، یہ ووٹرز کا میں کنفلکٹ ہو جاتا ہے. میں آپ کو یقین جب 2013 میں نے بنا
तो मेरे 45 पोलिंग स्टेशन पे लोगों के झगड़े हुए, 45 पोलिंग स्टेशन पे लोगों के झगड़े हुए। ये इससे कैसे हार हल्के में होता है। और आपका देखे ना टर्नओवर बड़ा ठीक रहा है और मीडिया ने सारे ने उसको कवर किया है। कोई ये नहीं हुआ कि लोग वहां पे पोलिंग स्टेशन खाली थे तो कोई वोट निकल आए। तो देखें ऐसी बात नहीं है। ये तो भट्टी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब तो कह रहे हैं कि वहां पे पोलिंग हुई, पोलिंग के और भट्टी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने बड़ी धांधली की है और उन्होंने ये भी पॉइंट उठाया कि इन लोगों ने अपने हाथों से ठप्पे लगाए और जहां 25% ज़्यादा टर्न आउट नहीं था वहां पे 90% जो है वो टर्न आउट हो गया। देखिए, मैं अर्ज करूं कि ये एक बड़ा सादा सा केस है जहां पे वो समझते हैं कि यहाँ पे इसका एक तरीकाकार है इंतखाबी उज़रदारी का, कि अगर वो समझते हैं कि यहाँ पे कोई ठप्पा लगाया गया है या पोलिंग जो है वो वोटर से ज्यादा कास्टिंग हुई है या किसी जगह पे धांधली की कोई चीज आई है, तो वो उस कैंडिडेट का जिस यहाँ पे वो हारे हैं उनका हक है कि वो इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दे। इलेक्शन कमीशन के बाद इंतखाबी उज़रदारियां भी हैं, उनमें जाएं और वो उसको प्रूव करें। तो बाकी मीडिया पे इल्जामात लगाने का तो मेरा ख्याल में कोई फायदा नहीं है। मीडिया में तो जो हार पार्टी वो कहती है कि हमारे साथ धांधली है और जो जीती है वो उसकी अपनी खुशियां मनाती है। ये आपको पता है पूरे पाकिस्तान में जब से इलेक्शन हो रहे हैं यही काम चल रहा है। क्या ख्याल है मिर्जा साहब, जिस तरह से आपने अमन अमान की सूरत हाल पे भी बात की, सर मैं उस पर भी एक कमेंट आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी कि कुछ सहाफ़ी भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त कश्मीर में जो है हालात कशीदा हैं और कुछ फिगर भी सामने आ रहा है कि सर वहाँ पर कुछ लोग जहाँ बाग भी हुए हैं। सर आप उस सारी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? और फिर ऐसे में ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट सामने आई है कि उनको वो उसी ब्रैकेट में रखते हैं जिसमें वो इंडिया को रखते हैं और वो कह रहे हैं इनसे कोई डायलॉग नहीं होंगे। हालांकि बिलावल भुट्टो साहब ने आज भी एक तकरीब में खिताब करते हुए ये बात की है कि उनसे मफाहमत से निमटना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिलावल साहब ने वाज़ेह कहा है कि वो मुज़ाकरात की तजवीज़ देते हैं और मुज़ाकरात किए जाएं और उनसे भी रिक्वेस्ट की है जो एहतजाज कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर आए। मैंने भी कश्मीर अफेयर कमेटी की मीटिंग थी 4 घंटे और उसमें हमने भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो कश्मीर के हैं डायस्पोरा उनसे रिक्वेस्ट की अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ब्रिज के तौर पे एक्ट करें हुकूमत के साथ और इन जॉइंट एक्शन कमेटी के जो अहदेदार हैं उनके साथ। तो देखिए इस वक्त हालात बहुत संगीन है। पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता इस तरह की सूरत हाल के वहाँ पे तनाव हो। ये हमने जब इलेक्शन को वो मुलतवी करने का कह रहे थे तो मैंने समझाया उनको कि देखिए 4 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर की टर्म खत्म हो जाएगी और कोई प्रोविजन नहीं है एजेके के आइन में कि वो एक्सटेंशन दे प्राइम मिनिस्टर को या केयर टेकर हुकूमत बनाए। तो 5 को क्या होगा, कौन संभालेगा फिर? वो तो 4 को प्राइम मिनिस्टर का खत्म हो जाएगी मुद्दत। तो उनको हमने कहा था कि इलेक्शन में हिस्सा लें और इलेक्शन होने दें और दोनों सियासी जमातों ने एक पेज पे थे, हम मुस्लिम लीग नून भी और पीपीपी भी, कि जी नहीं इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन मुलतवी होना कोई हल नहीं है। और फिर वो और क्राइसिस पैदा कर देगा क्योंकि कोई प्रोविजन नहीं है इसमें एजे के आइन में या कानून में जहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट को चार्ज दिया जा सके या वजीर आजम का टेन्योर को बढ़ाया जा सके। तो हमने इसको मज़ाकरात जितनी ज्यादा हम तजवीज़ दे सकते हैं, जो जिन जिन फोरा पे हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और हमारी ये तजवीज़ में बड़ी लॉजिक है और जो हमारे डायस्पोरा है आज़ाद कश्मीर का मैनचेस्टर में, ब्रेडफोर्ड में, लंदन में, उनसे जो लोग राब्ते में हैं, ज़करिया साहब जो हैं जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर होते हैं, उनको भी हमने टास्क दिया था इस कमेटी में कि आप अपने कनेक्शन इस्तेमाल करके उन लोगों को समझाएं। ठीक है, इस पर मजीद भी डिस्कशन करते हैं, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। भट्टी साहब, ये जो मेन इशू उठाया जा रहा है कि 3 मरहलों में इलेक्शंस होंगे, फिर अगर 2 मरहलों में एक जमात की वाज़ेह अक्सरियत सामने आती है तो फिर ऑब्वियसली वो ज़िमनी इंतखाबात वाला माहौल नज़र आता है कि फिर लोगों को नज़र आ जाता है कि ये पार्टी जीत रही है, तो फिर ऑब्वियसली वो उन लोगों को वोट देते हैं। तो भट्टी साहब, बेहतर ना हो जाता कि चले अगर 3 मरहलों में कराने ही थे अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र, तो रिजल्ट अनाउंस ना किए जाते, रिजल्ट फिर इकट्ठे अनाउंस कर दिए जाते? देखिए, अगर रिजल्ट को रोका जाता तो आप इन लोगों के तफजात बनने थे कि ये रिजल्ट में ये रद्द-बदल कर रहे हैं। अच्छा। मेरी अब बात समझ आ गई ना। ये इसका देखें, जो इलेक्शन रूल्स हैं या इलेक्शन एक्ट है, वो रिजल्ट रोकने की इजाजत नहीं देता। वो ये होता है कि जब आपका पोलिंग हो जाए तो उसमें जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है, जब वो तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके पास जमा करा देते हैं, फॉर्म 45 बनता है, फॉर्म 45 के बाद 40 बनता है, 49 बनता है, 47 बनता है, वो सारे एक मरहला है। और वो फिर 51 के तहसीलें लगती हैं और वो फिर ठीक। वो इलेक्शन कमीशन में जमा आ जाता है। तो इसमें ज्यादा धांधली ज्यादा भी है कि अगर उसको उस रिजल्ट्स को रोका जाए और फिर उस पर वेट किया जाए तो उसमें मेरे ख्याल में इल्जामात की बुछाड़ ज्यादा होती कि ये अब तो देखे ना, इलेक्शन हुआ, पोलिंग स्टेशन पे गिनती होगी, दोनों के पोलिंग एजेंट थे, दोनों के दस्तखत हुए, फॉर्म 45 बन गया, वो जमा किया और वो आपका जो है वो आगे रिजल्ट आ गया आपका। तो और भट्टी वो साहब, हम रिजल्ट अनाउंस मुसलसल हो ये गया धांधली और का इलेक्शन कमीशन शोर ने उसको सुनते अनाउंस हैं। कर जनरल दिया। इलेक्शंस हो, उसमें भी हमने देखा पीटीआई ने भी कहा कि धांधली हुई है, फॉर्म 47 पे आप लोग आए हैं। उसके बाद पीटीआई का जो बयानिया था उसको सब ने सपोर्ट किया। जेयूआई भी अब ये बात करती है, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी जमात है, वो भी ये बात करती है। अब आज़ाद जीबी के इलेक्शंस हुए, उसमें भी धांधली का शोर हमने सुना, दोनों जमातों की जानिब से, आपकी जानिब से भी और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और पीटीआई की जानिब से भी। अब एजेकेबी में सेम सिचुएशन आ रही है कि धांधली धांधली धांधली। तो सर, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए आप कुछ कर रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी यही कह रही थी कि अगर पीटीआई से वो उन्होंने बात भी की थी 2024 के इलेक्शंस के बाद, लेकिन वो नहीं माने थे, तो उन्होंने मजबूरन आप लोगों के साथ इत्तेहाद किया, और अगर वो दोबारा इलेक्शंस में जाते तब भी यही होना था। देखिए, तमाम सियासी जमातें 27 तरमीम हो सकती है तो रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो सकती? तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए और बिल्कुल ये अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कोई भी जमात हो, किसी की भी हुकूमत हो, इलेक्शन का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, बिल्कुल उसके इलेक्शन प्रोसेस में जो इस्लाहात हैं वो जरूर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे पॉलिटिकल जमातें ये समझती हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम, बदकिस्मती से जो पाकिस्तान का कल्चर है, वो आपको पता है कि वो कल्चर जो है वो रूरल एरियाज में कह लें, देहात में कह लें, वहाँ ये नहीं होता कि कोई एज ए ओवरऑल कुछ चीजें हों। वहाँ पे किसी का अगर पोलिंग एजेंट है दूसरी पार्टी का नहीं है तो वो 1-2 वोट कहीं ज्यादा भी कास्ट कर लेते हैं। वो एक ये आज से नहीं चल रहा, ये आप जब से क्योंकि ये एक मैनुअल सा सिस्टम है और इस तरीके से वो एक सिस्टम चलता रहता है और इसमें यानी कि फिर वही इल्जामात की बुछाड़ हो जाती है। तो कोई जो पार्टी जो हार जाती है वो कहती है कि मेरे साथ धांधली हो गई है। मैं समझता हूँ कि ये आपकी अच्छी तजवीज है और ये सबको करना चाहिए और इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठ के इसके जो आपका इंतखाबी अमल है इसकी ट्रांसपेरेंसी पे काम करना चाहिए, इसके रूल्स पे काम करना चाहिए और अच्छी इलेक्शन इस्लाहात को लाना चाहिए ताकि ये बार बार एक दूसरे पे इल्जामात ना लगे और सियासी फिजा खराब ना हो। अच्छा भट्टी साहब, कुछ तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के और आपके दरमियान काफ़ी इस वक्त मामलात ख़राब हो चुके हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, जिस तरह की दोनों तरफ से एक हार्ड स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब की भी हमने सुनी, मरीम नवाज साहिबा भी गुफ्तगू कर रही थी। लग रहा है कि कुछ मामलात आप लोगों के ख़राब हो रहे हैं। तो सर, कोई इत्तेहाद में दरार आ सकती है, कोई ऐसी मामलात है? क्योंकि कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद 28वीं यानी तरमीम को लेकर भी आप लोगों के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि आप लोगों का इत्तेहाद टूट सकता है। तो कोई फ़र्क पड़ेगा सर इससे? देखिए, मैं अर्ज करूं कि हम दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने मिसाके जमहूरियत साइन किया, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने, और उसके तहत हम चल रहे हैं। उस मिसाके जमहूरियत में ये है कि जिस सूबे में जो मरकज में जिस जमात की जो अक्सरियत होगी
وہ اس کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی، اور جو دوسری پارٹی ہے وہ یا اپوزیشن میں بیٹھے یا اگر اتحاد میں کولیشن میں جانا چاہے تو کولیشن میں چلی جائے، اور ایک دوسرے کے اپنے اپنے کے پارٹنر کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں، اپنے اپنے ایجنڈے کو لے کے چلیں، وہ ان کے عوام کی اپنی ایکسیپٹنس ہے، لیکن ایک دوسرے کی جو ہے خلاف کسی قسم کی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، نہ دھاندلی ہونی چاہیے، نہ الیکشن کو جو ہے وہ یعنی کہ اس الیکشن پروسیس کو اس پہ خرابی پیدا کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں ہم تو ہیں میثاق جمہوریت کے تحت اپنے ایجنڈے پہ قائم ہیں، اگر وہاں پہ دیکھیں کسی وہ بھی بینیفیشری ہیں، اگر وہ دیکھیں ہمارے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہیں تو بلوچستان میں پارٹی ہمارے ساتھ اتحاد میں بیٹھی ہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہے، اسی طریقے سے ان کا اپنا جی بی میں بھی وہ بیٹھے ہیں، تو ہم ان کو سیکنڈ کر رہے ہیں۔ کشمیر میں ان کا آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم ان کا تھا جو ہار گئے ہیں ابھی سیٹ جو ہے، ہم نے تو ان کو بھی ایکسیپٹ کیا۔ اگر وہ مرکز میں بیٹھے ہیں تو مرکز میں دیکھیں صدر کا ووٹ ہم نے ان کو دیا، ہم نے اس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر پر نیشنل اسمبلی دیا، چیئرمین سینٹ دیا، گورنر دیے۔ تو دیکھیں آج پنجاب میں گورنمنٹ ان کا پیپلز پارٹی کا گورنر بیٹھا ہے، تو اس طریقے سے دیکھیں چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اپنی کولیشن پارٹنرشپ کے اپنے اصول دیکھیں، اگر آپ دو بندے پارٹنر ہیں کسی بزنس میں، وہ کہتے ہیں یا کسی کام میں یا کسی ویلفیئر میں یا کسی حکومت میں یا کسی سسٹم میں، ان کا ایک آپس میں اتحاد کسی اصولوں پہ قائم ہے، تو وہ اس کو توڑنا چاہے تو وہ دونوں کے لاسز ہیں، دونوں کے بینیفٹس ہیں۔ تو اس طریقے سے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی ایسا تھریٹ ہے کہ جی ہم نے کولیشن چھوڑ دینی ہے، چھوڑ دیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، وہاں پہ ہم اپنی جہاں پہ ہماری سپورٹ ہے وہ ہم کر لیں گے، اس میں ہمیں کوئی بنتے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو انگاروں کی سیج ہے پرائم منسٹر صاحب، جو دن رات سوتے بھی نہیں ہیں، ان کے میں یقین جانے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ 3-4 گھنٹے سے ان کی نیند نہیں پوری ہوتی، اور وہ ایک بیماری کی حالت میں بھی ان کی جو صحت بھی خراب رہتی ہے، پھر بھی وہ ہاں دوڑ کے وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے اگر کوئی کسی میں کیپیبلٹی ہے تو آ جائے بھائی، وہ اس کو سنبھال لے۔ ہمارے پہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ کوئی احسان ہے؟ دیکھیں ہم تو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، ہم نے یہاں پہ جتنی چیزیں پاکستان جو تھا وہ ڈیفالٹ میں جا رہا تھا اس کو ہم نے سنبھالا، انڈیا کے ساتھ مسئلہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی، پوری دنیا میں ہم نے ثالثی کی۔ پاکستان وہ ایک ملک ہے کہ جہاں پہ ہر ملک کسی نہ کسی مصیبت میں پڑا ہوا تھا، دیکھیں جیسی لابیز میں ہم بیٹھے تھے، امریکنز کا ہم ٹارگٹ نہیں ہوئے، ہم کسی طریقے سے ہم پوری دنیا میں ایک ثالثی کا اور ایک نیوٹرل کردار ادا کر کے ہم نے اپنا نام پیدا کیا۔ بھٹی صاحب یہی میرا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اس سے ہمارے سے زیادہ قابل ہے یا کیپیبل ہے یا اس کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں تو بسم اللہ آئے، وہ آگے حکومت سنبھال لے اور اب چلائے اس حکومت کو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی، ہم کو اتنے اپنے اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے، نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، مریم وزیر اعلیٰ، ہماری لیڈرشپ نے مکمل جو ہے اس میں ہمانگی ہے، اس میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو بھٹی صاحب یہی میرا آپ سے اگلا سوال بھی ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم پوری دنیا کے مسئلے حل کر رہے ہیں، ثالثی کے لیے آگے بڑھے ہیں سر، لیکن پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ مسئلہ آزاد کشمیر کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس سے متعلق ہے، جو کلعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی مارچ کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، اور جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو نون لیگ کی طرف سے تو کلیئر سٹانس آ رہا ہے کہ ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن اگر بلاول بھٹو صاحب کی بات کریں یا پیپلز پارٹی کی بات کریں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مفاہمت کے ذریعے معاملات حل کرنے چاہیے۔ سر سارٹ ہے جو میں آپ کو سنوانا چاہوں گی، خواجہ آصف صاحب نے اس سے متعلق کیا گفتگو کی ہے وہ ذرا سن لیجیے گا۔ ڈائیلاگ ہوگا یا نہیں؟ میرا نہیں خیال کوئی ڈائیلاگ ہوگا، جو اس طرح میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ میں کو ہندوستان کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو بریکٹ کرتا ہوں، اسی زمرے میں استعمال کو شمار کرتا ہوں جس میں ہم ہندوستان کو دشمنوں کی صف میں دیکھتے ہیں، یہ لوگ بھی پاکستان دشمن ہیں۔
भट्टी साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब की तो आपने गुफ्तगू सुनी है कि वो स्टिल यही कह रहे हैं कि अवामी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है कलअदम, उससे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और वो उसी ब्रैकेट में रखते हैं जिस तरह से वो इंडिया को रखते हैं। सर, आपको लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी चाहिए? एक ऑलरेडी मुतनाज़ इलाका है, इससे कबल भी ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि वहाँ के जो लोग कश्मीरी ज़ुबान नहीं बोलते, उनका कोई कश्मीर से ताल्लुक़ नहीं है, उससे भी वहाँ के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। अब इसके बाद दोबारा से वहाँ पे इतनी अमन अमान की सिचुएशन ख़राब है, ऐसे में ख्वाजा आसिफ साहब दोबारा से इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए? देखिए मेरी बात सुने। आप अगर खालिद साहब के बयान की बात करते हैं तो वो आप इसका थोड़ा सा कंटेस्ट देखें कि देखें जब ये कश्मीर की जो है वो एक्शन कमेटी बनी है तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने बामी डिसीजन से उनके साथ बैठे। हाँ, उनके पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था जो वहां पे उसने लीड किया और उनके साथ तमाम मामलात जो हैं वो तय हुए। उन मामलात में 21 के लगभग उनके मुतालबात थे, 20 के 20 माने गए। आपको देखे ना, आपको 3 रुपए के 5 रुपए आप बिजली दी गई उनको, उनका आटा, उन्होंने कहा हॉस्पिटल में MRI नहीं है, फलां सड़क नहीं है, हर चीज को माना गया। आप देखें वहां पे कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे हुई, ये वहां पे देखें वो कहते हैं कि महाजरीन की सीटें खत्म कर दे। आप मुझे ये बताएं कि जो महाजर, जो कश्मीरी अपना घर बार छोड़ के वहां पे उन्होंने पाकिस्तान में आए हैं, क्या उनको वो उनके आबो अजदाद ने शहादतें दी उस कश्मीर के लिए, क्या उनका वो राइट ऑफ वोट खत्म कर देना चाहिए? हाँ जी, क्या ऐसे हो सकता है? इस पे पहले पीपल्स पार्टी का स्टांस भी यही था। फिर इलेक्शन के लिए उन्होंने कि कहीं पे हमें हमदर्दी वहां से मिल जाए उनकी, उन्होंने यहाँ पे अपना स्टांस बदल लिया। एक बात। दूसरी बात ये है कि मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में आए, उन्होंने तकरीर की कि मुझे एक्शन कमेटी ने अप्रोच किया है और उन्होंने कहा है कि जी मैं उसका मीडिएटर बन जाऊं, मुज़ाकरात करूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस दिन कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद था तो राना सनाउल्लाह साहब ने उनको वेलकम कहा कि आप उनसे मुज़ाकरात करें। अब मुझे ये बताएं कि मुज़ाकरात करने को हम तैयार हैं, लेकिन अगर उनका एजेंडा बाहर से या किसी और जगह से हिल रहा है या वो किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी गाली निकालते हैं और पाकिस्तान की फौज के बारे में ऐसी गलीज अल्फाज और बातें करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं तो उसका फिर क्या करेंगे? भट्टी साहब, ये मिर्जा साहब तो कह रहे हैं कि आप इतनी जल्दी में क्यों है, अभी तो सिर्फ एक मरला हुआ है, आगे 2 मरलों में उम्मीद उन्होंने बांधी हुई है स्टिल कि अवाम शायद उनको मैंडेट देंगे। सर, क्या लगता है वैसे आपको आपको नजर आ रहा है कि अगले 2 मरलों में क्या होगा? क्योंकि आप लोगों को सर पहले पता चल जाता है कि क्या होगा। नहीं, हमने कब कहा है? पहली बात तो ये है, मुझे सब हमारे लिए बड़े वाजिब तरह, हम तो दोनों भाई अपने असेंबली में भी और वैसे भी वो प्रोफेशनल है, मैं भी प्रोफेशनल हूँ और हमारा हर वक्त मोहब्बत और एहतराम और इज्जत का रिश्ता होता है। देखिए, हमने कब कहा है? हमने तो अभी जो पहले मरहले कल सेकंड मरहला होता है और थर्ड होता है, उसमें इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, आवाम जिसको वहां से मुंतखब करेगी हम उसको कबूल करेंगे। हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई, देखिए बाकी यही कि आप जो भी MNA बनता है, मिसाल है वो अपने घर जश्न मनाता है। अगर वो फर्ज करो मीरपुर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है तो मीरपुर वालों ने अपना जश्न मनाना था, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कश्मीर के सारे इलेक्शन मीरपुर वाले जीत गए हैं। देखिए, जहाँ पे जैसे जैसे इलेक्शन होते जाएंगे उसमें जो नतीजा आए आखिर में ये प्लस माइनस होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज्यादा सीटें ली है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ली है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं तो इंशाल्लाह हमको वेलकम करेंगे, प्राइम साहब भी मुबारकबाद भी देंगे, हम सब मुबारकबाद देंगे और यही हमारा आपस में मिसाक है। मिसाक जमहूरियत हम इसी को कहते हैं। अच्छा, तो हम अपने भाइयों के घरों में हार पहनेंगे, वो उनका अपना प्राइम मिनिस्टर बनाए और हम इनको जनाब वेलकम करेंगे। हमें तो इस पे किसी किस्म का कोई हमारी दूसरी नीयत नहीं, राय नहीं, कोई सोच नहीं, कोई हमने ऐसी चीजों को, जहाँ पे अब दूसरा मरहला आ रहा है, ये समझते हैं कि यहाँ पे अगर कोई ठीक है। तौर पे
इलेक्शन में कोई मसले हैं Right. तो उनको दूर करना चाहिए, हमें ठीक। तो इस पे कोई आप तो बड़ा गुड जेस्चर स्टिल शो कर रहे हैं। मिर्जा साहब, अभी वफाकी वज़रा जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके गए, उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये तो आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है उनके मैंडेट की तौहीन है कि अगर उन्होंने जिसको मैंडेट दिया है। सर, इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और साथ ही कुछ खबरें ये भी हैं कि सर कुछ इत्तेहाद में फ़र्क पड़ सकता है आपके और नून लीग के, क्योंकि नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू मेरे सामने नज़रों से गुजरी कि उन्होंने कहा कि हम तो इस हुकूमत से समझौता करके बैठे हुए हैं, ये समझौता एक्सप्रेस है। तो सर, ये समझौता किसके कहने पे आप लोगों ने किया हुआ है? देखिए, मैं नहीं समझता इस वक्त कोई ऐसे हालात हैं कि हम कोलिशन से निकलने की बात करें। हम इत्तेहादी हैं और हमने मुल्क के मफाद में ये फैसला किया था। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है और हमने पूरी भरपूर मदद की इलेक्शन इजलासों में, हमने कानून साजी में मदद की, हमने बजट पास करवाया। एक वक्त के ऊपर कोरम पूरा करने में हमारा बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है, जहाँ पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो बड़े जो हैं वो उसको टेक अप कर लेते हैं। बिलावल साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, उनकी तरफ से भी साहब डार साहब और हसन इकबाल साहब जो हैं वो। तो अब मैं नहीं समझता कि सूरत हाल कुछ ऐसी है इलेक्शन में जो हमें खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात मिले हैं वो हमने आगे कन्वे कर दिए। अब हम देखना है कि वो उसको किस तरह से एड्रेस किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से कबल हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और पीपल्स पार्टी बार बार धांधली का शोर मचा रही है और इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठा रही है। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो इलेक्शंस पर ही बात करेंगे। सर, पहला मरहला तो गुजर गया है, उसके नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। 13 नशिस्तों पर ये इलेक्शंस हुए हैं और उनके नताइज आ गए हैं। पीपल्स पार्टी भी काफ़ी एतराज़ात उठा रही है, उन इल्ज़ामात पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले सर, जो मीरपुर के इलेक्शंस हुए हैं उसमें ऑफिशियल टर्न आउट कितना रहा है? जी, ये मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ रहा है। मतलब दिसंबर में ये 47 था और जो मीरपुर है 33 रहा और कोटली में ये 49 रहा। तो इस तरह ये टर्न आउट इसकी पोजीशन ये रही है। जी। अच्छा गुलाम साहब, ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से कि कोई धांधली हो रही है, वहाँ पर हमला किया गया, पोलिंग स्टेशंस पर कब्जे किए गए हैं, फिर वोटिंग का अमल वो कह रहे हैं शफाफ अंदाज में नहीं हुआ, तो आप इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? क्योंकि मुसलसल हम टीवी स्क्रीन्स पर ये इल्ज़ामात देख रहे हैं धांधली के। ये आपको इल्म है कि ये जो भी इलेक्शन प्रोसेस में लोग जाते हैं काबिल इज्जत होते हैं सारे, लेकिन जब कोई किसी को मज़ामत का सामना वोटर्स की तरफ से होता है तो वो धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। असल में इक्का दुक्का 2 वाक़यात हुए हैं। एक समानी में हुआ है कि वहाँ पोलिंग स्टेशन पर कुछ लोगों ने, शर्पसंद लोगों ने हमला करके वोट जो 232 वोट पड़े थे उस वक्त तक, तो वो उन्होंने जला डाले थे। तो वो उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर हो गए और सारे लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया। तो दूसरा एक वाकया नक्याल में हुआ, एक शहरी जो है वो शहीद हुए। इसके अलावा हर जगह पर दौरान पोलिंग जो है IG आज़ाद कश्मीर विजिट पर थे, कमिश्नर मीरपुर डिवीजन विजिट पर थे। 1-2 दिन पहले मैं जाकर होके आया हूँ। तो हर लिहाज से वोटिंग जो थी वो पुरअमन थी और कोई शिकायत हमें दिन के वक्त नहीं आई। जब रिजल्ट्स आते हैं तो ज़ाहिर है एक्सपेक्टेशन के खिलाफ अगर आ जाए तो अक्सर साहिबान फिर ये शिकायत करते हैं कि धांधली होगी।
तो मुझे कुछ पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान जो हैं वो मिले भी हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप दरख्वास्त दें और सबूत के साथ दें। अच्छा। तो हाँ जी, वो दरख्वास्तें आई हैं, हमने उस पर मुतल्लिका आरओ से रिपोर्टें तलब की हैं, उनका कानून के मुताबिक हम फैसला करेंगे। तो गुलाम साहब, अभी तक कितनी दरख्वास्तें आपके पास आई हैं? कोई शिकायत हुई हो या कोई अपील की गई हो आपसे? जी, सिर्फ कोटली के हल्के से एक चढ़ोई का हल्का उसको हम कहते हैं। अली शान सोनी वाला सर जो मामला है? नहीं, अली खान उसकी तो हल्के से कोई नहीं आई। अलबत्ता ये है कि चौधरी यासीन साहब के हल्के से दरख्वास्तें 2 आई हैं और इसी तरह एक आध निकाल के हल्के से आई है। तो उन पर हम तहत ज़ाब्ता कार्रवाई कर रहे हैं। कमीशन बैठता है, गौर करता है, सबूत को देखता है, तो उसके बाद कार्रवाई करता है। तो गुलाम साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि चंद एक पोलिंग स्टेशंस पर इस तरह के मामला हुए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी के बाद जो है 30 पोलिंग स्टेशंस का वो फिगर दे रहे हैं कि उन पर हमले हुए हैं। वो कह रहे हैं 1-2 होते तो चले समझ भी आती थी। ये फिर उनके पास इतलात होंगी, मैं तो उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, लेकिन जो हमारे पास इतलात है वो समानी में 3 पोलिंग स्टेशन है और इसमें चौड़ोई में 1 पोलिंग स्टेशन और नक्याल में राजमहल में 1 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग डिस्टर्ब हुई। बाकी कोई हमें रिपोर्ट नहीं हुई। और सर, ये जो राजा परवेज अशरफ साहब ने भी आज गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अपने हाथों से ठप्पे लगाए जा रहे थे, जहां पे 25% टर्न आउट था वहां पर एकदम से 90% टर्न आउट हो गया। ये कैसे हो गया सर? ये वो आजाद कश्मीर में तो 90% टर्न आउट किसी भी गुज़श्ता इलेक्शन में नहीं हुआ। ये इलेक्शन थोड़े मुश्किल हालात में हो रहे थे, इन पर तो टर्न आउट मैंने आपको बताया कि कोटली में 48-49% था, बाकी मीरपुर में 33 था और उसमें 46 उसमें था दिसंबर में। तो 90% तो कभी हुआ ही नहीं है। ठप्पे लगाने की बात यह है कि कुछ दरखास्तें आई हैं, आरओ से रिपोर्ट ली है और वही मुतल्लिका बजाज अथॉरिटी होती है जो ये जिसको शिकायत की जाती है। पहले जब ठप्पे लग रहे थे वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, सिक्योरिटी एहलकार भी थे, आर्मी पर्सनल भी वहाँ थे, तो उनको बताया जा सकता था। ऐसी कोई शिकायत दिन के वक्त हुई नहीं है। जो शिकायत हुई हैं वो रिजल्ट आने के बाद हुई हैं, वो एक्सपेक्टेड होती हैं, जो लोग रह जाते हैं। अब जो वीडियोज कोई हैं, कोई आजकल आपको पता है वीडियो किस तरह बनती है, उनको तहकीकात तलब होती है, वो अदालत उनको देख सकती है और जो बंदा ग्रीवियस रखता है वो उसको अदालत में सबूत के तौर पर ला सकता है और अदालत उसका तहैया करवाती है। उसके बाद उसके हाथ में ये खिलाफ जो फैसला होता है वो हो जाता है। हमारे पास जो सबूत आए हैं हम उन पर गौर कर रहे हैं और कल तक हम उनका भी फैसला कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा गुलाम साहब, जो राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की थी और उन्होंने कहा कि वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो बैलेट बॉक्स लेकर घर चले गए, उस पर फिर आप लोगों ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की मुअत्तली कर दी थी। गालिबन 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। सर, उस हवाले से मजीद उन पर क्या कार्रवाई की गई है? उनके देखिए ना, ये तो अभी पोलिंग जब मटीरियल उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हल्के उनके हवाले किया गया तो वो चौधरी यासीन साहब के ही एक अजीज के घर चले गए लेकर। तो जब पता चला दूसरी पार्टी ने उसकी निशानदेही की तो आरओ ने फौरी तौर पर उनसे मटीरियल के खिलाफ पर्चा हुआ और वो अरेस्ट है इस वक्त। अच्छा गुलाम साहब, ये तो चले इलेक्शंस के नताइज पर हम बात कर रहे हैं और इसके दौरान जो भी हंगामा हुआ या जो पोलिंग स्टेशंस पर कंप्लेंट सामने आ रही हैं, ये जो पीपल्स पार्टी धांधली के इल्जामात लगा रही है, लेकिन सर इससे पहले जब कैंपेन जारी थी उस दौरान भी इलेक्शन कमीशन पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए गए पीपल्स पार्टी की जानिब से भी। जब सीएम जो पंजाब है मरीम नवाज साहिबा वहाँ पर गई, उन्होंने खिताब किया, फिर कुछ बसेस की अनाउंसमेंट हुई और फिर वो बसेस वहाँ पहुँच भी गई, उस पर भी सवालात उठाए गए कि ये ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। सर मुझे ये बताएं कि उस पर कोई कार्रवाई होगी? उस पर हुई है ना, कार्रवाई हुई। वो बसें हमने खड़ी कर दी हैं, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हवाले कर दिए हैं। वो किसी की कस्टडी में नहीं है। जब गवर्नमेंट नहीं बनेगी उनके बारे में फैसला करेगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग के साथ है, उनका साथ दे रहा है चीज में। ये वो कह सकते हैं, ये वो कह सकते हैं। सर हम तो ये आईनी और गैर जानदार अदारा है और कानून और ज़ाब्ते के तहत काम करते हैं। हमारा किसी से क्या लेना देना। इलेक्शन कमीशन में वोट तो नहीं डालने होते, वोट तो लोगों ने देने होते। तो गुलाम साहब, बसेस आपने कहा कि जब्त कर ली गई हैं, फिर जो नई
गवर्नमेंट बनेगी, फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। सर खाली यही कार्रवाई थी, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? जिस तरह से कुंवर दिलशाद साहब कल प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे, वो यही कह रहे थे कि चलें कोई थोड़ी गुंजाइश है भी वहाँ के कानून में कि सीएम वहाँ पर जाकर खिताब कर सकती हैं, लेकिन लालच नहीं दे सकती हैं किसी चीज़ की। जिस तरह से उन्होंने बसेस की दी, लैपटॉप्स की वो ऐलान करके दी उनके हमने इसीलिए वो कार्रवाई की है, वो बसें जब्त कर ली हैं, और क्या कर सकते हैं उसके अलावा किसी के खिलाफ कोई। पाकिस्तान भर से आज पीपल्स पार्टी के साहिबान आते हैं, वो गुफ्तगू करते हैं, और इसी तरह बाकी जमातों के लोग भी आते हैं। उन पर यह पाबंदी है कि वो सरकारी मिसाइल के साथ नहीं आ सकते, ना कोई स्कीम अनाउंस कर सकते हैं। ये उन्होंने किया, हमने जब्त कर लिया, तो इसके यही हो सकता था। अच्छा सर, एक गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम्स में हमने इसी टॉपिक पर गुफ्तगू की। मेरे साथ साउद मुख्तार साहब मौजूद थे, जम्मू 1 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा LA 34 से। सर उन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया कि जो वहाँ से PMLN के नासिर डार साहब हैं, वो मुहाजिरीन की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो मुहाजिर नहीं है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन में अपील भी की है। सर ऐसी कोई अपील आपके पास आई है? ये उस वक्त की बात है जब नॉमिनेशन दाखिल हो रही थी। नासिर डार के खिलाफ एक अपील आई थी। नासिर डार 2016 में उस जम्मू की वोटर लिस्ट में बतौर वोटर दर्ज हैं, 2021 में भी बतौर वोटर दर्ज थे, और 2026 में भी बतौर वोटर दर्ज। जो बंदा किसी पिटीशन में बतौर वोटर दर्ज होता है तो वो सर्टिफिकेट पेश करता है पुश्तनी बाशिंदा रियासत जम्मू कश्मीर का, तब जाके उसका नाम दर्ज होता है। तो उसको वो फाजल अदालत ही उसको डिक्लेयर कर सकती है। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसे कोई पावर नहीं होते कि वो वोटर को मना कर दे कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले या वो उसका वोट गलत है। हम सिर्फ छानबीन करते हैं, देखते हैं प्रेमकशाही उसके हाथ में स्टेट सब्जेक्ट है तो ये गुड वोटर। तो अगर नहीं है या उसको किसी अदालत ने जेली करार दिया हुआ है, या हमारे रूल्स के तहत एक कमेटी बनी हुई है जो कमेटी ये तयन करती है कि ये बंदा कश्मीरी है या नहीं है, तो ऐसी कोई सबूत किसी ने हमारे पास लाया नहीं है कि वो वोटर नहीं है या वो कश्मीरी नहीं है। तो इस तरह फिर किसी को राय दही के हक से मालूम नहीं किया जा सकता। अच्छा गुलाम साहब, अभी पहला मरहला तो मुकम्मल हो गया, इसके बाद कुछ शिकायत भी आ रही हैं, धांधली का शोर भी हम सुन रहे हैं। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में इलेक्शंस होने हैं, फिर पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को होने हैं। सर 3 मराहिल पर जो इलेक्शंस का इनेकाद किया गया, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर नहीं कराना था, इसलिए ये नया जो है वो तरीका अपनाया गया है। तो सर कोई नजरसानी हो सकती है इस मामले पर अब आगे? नहीं, आगे कोई नजरसानी नहीं हो सकती। ये सब पार्टियों की आला क़यादत से मुशावरत करके ये फैसला किया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन साहब है, ये फैसला करने से पहले उनसे भी मुशावरत हुई है। नून लीग के और बाकी जो पार्टियां जो रजिस्टर्ड हैं, जो इलेक्शन में थी, उनके हेड से बातचीत होने के बाद ये किया है। ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से किया है सर, तो क्योंकि कुंवर दिलशाद साहब कह रहे थे कि ये मुशावरत से नहीं किया गया, हालांकि होना चाहिए था तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से। ये आपको क्या बताऊं कि मुशावरत से नहीं हुआ। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, हमने मुशावरत की है, उसके बाद जाकर ये तयन की। सर इस वक्त कश्मीर के हालात जो हैं वो भी कुछ न्यूज़ इस तरह की आ रही हैं कि हालात कशीदा हैं। फिर जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो भी लॉन्ग मार्च कर रही है, तो अभी 2 अगस्त में बहुत कम टाइम रह गया है। इस हवाले से आप देख रहे हैं कि जो अगला दूसरा मरहला होगा वो पुरअमन होगा, और मजीद क्या इंतजाम किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से? ये मरहला वाइज इसलिए की है कि जो सिक्योरिटी मीरपुर में तैनात है वो मूव कर जाएगी मुजफ्फराबाद डिवीजन में, उसकी तैनाती हो जाएगी। कुछ अजाफी नफरी जो है वो भी हम लगाएंगे। लैंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहर सूरत कायम रखना ये रियासत की जिम्मेदारी है, और इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो मौके के मुताबिक फैसला दिया जाएगा। अच्छा सर, नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं सीनियर सूबाई वजीर हैं पीपल्स पार्टी के, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोई 3 से 4 नशिस्तों पर नताइज तब्दील किए गए हैं। ये कैसे मुमकिन होता है? नताइज जो है इब्तदाई तौर पर RO के दफ्तर से होते हैं, वहाँ उनके एजेंट बैठे होते हैं। जो नतीजा निकलता है हम फार्म 24 पर उसको दर्ज करते हैं, एजेंट उसको साइन करता है, फिर वो आगे जाते हैं। ये सब बातें जो होती है ना, ये आफ्टर थॉट होते हैं। जो जब लोग इलेक्शन में रह जाते हैं तो फिर वो तरह तरह के इल्जाम लगाते रहते हैं। सबसे ज्यादा इल्जाम लगाना हजारों पर आसान होता है, तो क्योंकि हम किसी को जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, किसी को रोक नहीं सकते, तो इसलिए वो समझते हैं कि आसान यही काम है।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।